अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, क्लास 9 यूनिट नंबर 2। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज। आज हम एक्सरसाइज को देखना चाहेंगे और आपका पेज है बुक का पेज नंबर 55। इसमें हम पहला जो क्वेश्चन है मशक़ी सवालात का, हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। पेंसिल से इसको टिक करें या सर्कल कर लें। औरंगज़ेब आलमगीर ने वफ़ात पाई, तो ये आपके चैप्टर के पहले पेज में मेंशन है। 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर ने वफ़ात पाई थी। 1906 में कौन सी जमात का क़याम अमल में लाया गया? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अंजुमन हिमायत इस्लाम या मजलिस एहरार? तो इसका जो है वो आंसर है मुस्लिम लीग, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया। पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने किसका साथ दिया था? ऑप्शन है रूस का, अमेरिका का, जर्मनी का या जापान का। तो इसके लिए आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जर्मनी का। उलमा ने बरसगीर को करार दिया दारुल हरब, दारुल सलाम, दारुल अमान, दारुल सल्तनत। तो ये जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बरसगीर के अंदर मुख्तलिफ़ अदवार में जो तब्दीलियाँ आई मामलात में, तो मैंने आपको बताया था कि उस वक्त के जो उलमा थे उन्होंने एक वक्त ऐसा आया कि हिंदुस्तान को या इस बरसगीर को दारुल हरब का जो है ना वो जारी कर दिया, फतावा जारी किया कि ये दारुल हरब है, जिसके नतीजे में अब इस्लाम का नुक्ता नज़र ये है कि मुसलमानों को दारुल हरब से हिजरत करने का हुक्म दिया गया है। जब फतावा आ गया कि ये दारुल हरब है, तो बहुत सारे मुसलमान कमज़ोरी की हालत में बरसगीर से हिजरत करके अफ़गानिस्तान की तरफ रवाना हुए और उनको अफ़गानिस्तान हिजरत करना पड़ी। लेकिन कुछ टाइम बाद उन अकाबिरीन को एहसास हुआ कि हमारे इस गलत फतावे ने मुसलमानों को कितनी बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है। ये जो 4 ऑप्शन हैं, इनके मीनिंग आप समझ लें ताकि आप टिक करने में आपको आसानी हो। दारुल हरब कहते हैं ऐसे इलाका जहाँ पर जंग छिड़ी हुई हो, हालात कशीदा हों, मामलात कंट्रोल से बाहर हों, जुल्म हो रहा हो, मजहबी फ़राइज़ की अदायगियों में मसला आ रहा हो, उस इलाके को दारुल हरब कहते हैं। सादा उर्दू में इसको खाना जंगी या ऐसा इलाका जहाँ पर जंग हो उसको खाना जंग कहते हैं। और इंग्लिश में ऐसे इलाके को जो है वो वारफेयर कहा जाता है या वार जोन कहा जाता है। तो जहाँ कोई वार जोन हो तो मुसलमानों को मुजाहिदीन के अलावा बाकी सबको वहाँ से हिजरत का हुक्म है। तो दूसरा ऑप्शन है दारुल सलाम, सलामती का इलाका। तो उस वक्त सलामती का इलाका तो ये हरगिज़ नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ मुग़लों और इन जो मुख्तलिफ़ रियासतें थीं उनके दरमियान मामलात जंग पर थे। तीसरा ऑप्शन है दारुल अमान, अमन की जगह जहाँ पर किसी को पनाह मिल सके। तो ये दारुल अमान भी नहीं था, बल्कि उस वक्त दारुल अमान करार पाया था अफ़गानिस्तान। और मुसलमानों ने जो है मुसलमान हिंदुस्तान से बरसगीर से, क्योंकि अफ़गानिस्तान को दारुल अमान करार दे दिया गया, तो वहाँ की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हुए। चौथा ऑप्शन है दारुल सल्तनत, ऐसा इलाका जहाँ पर हुकूमत कायम हो चुकी हो उसको दारुल सल्तनत कहते हैं, सल्तनत कायम हो चुकी हो। तो ये भी नहीं था, तो इसलिए दारुल हरब आप टिक करेंगे, क्योंकि हमने इस चैप्टर की हिस्ट्री के अंदर ये पढ़ा है कि उस वक्त हालात को मद्देनज़र रखते हुए दारुल हरब करार दिया गया, अफ़गानिस्तान को दारुल अमान करार दिया गया और एक हिजरत का जो है वो वहाँ पे आगाज़ हुआ। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई 1938 में, 1928 में, 1918 में या 1908 में। तो आपको मालूम है कि क़ायद आज़म ने 14 नुकात 1929 में दिए थे और नेहरू रिपोर्ट के जवाब में क़ायद आज़म ने 14 नुकात पेश किए थे। तो इस तरह नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई, आपकी ये हिस्ट्री की बुक में भी मौजूद है। क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान कब आया?
तो 1942 में जैसा कि आपको मालूम है सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो है वो एक वफद को लेकर आए थे यहाँ पर हिंदुस्तान में। तो 1942 में टिक कीजिए, क़ायद आज़म ने हालात के नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर दारुल हुकूमत बना लिया, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो अभी दारुल हुकूमत के हवाले से अभी बातचीत नहीं हुई थी। सियासी जो बुजुर्गान थे, जो सियासी जमातें थीं और जो उस वक्त इंतज़ामी ढांचा था, ये तय नहीं हुआ था कि किस शहर को बनाया जाए। लेकिन मामलात इतने शदीद थे इंतज़ामी कि क़ायद आज़म ने फ़ौरन फ़ैसला किया कि कराची ही दारुल हुकूमत बनाया जाता है, ऐलान किया और मुल्क के जो नज़्म व ज़ब्त था, सेटअप था, उसका आगाज़ किया गया। तो ये फैसलाबाद तो वैसे भी नहीं बना था, ना ही लाहौर था। अलबत्ता मुग़ल दौर में लाहौर को सल्तनत का जो है वो दिया गया था मकाम, और इस्लामाबाद तो उस वक्त मौजूद ही नहीं था। रावलपिंडी मौजूद था लेकिन इस्लामाबाद का तो नाम भी नहीं था। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जिसको खुद से बसाया गया, जदीद तर्ज पर आबादी बनाई गई। ये जब पाकिस्तान बना तो इस शहर का नाम नहीं था। 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कौमी असम्बली की कितने नशिस्तें हासिल की, तो 81 यानी 81 नशिस्तें इसने हासिल की थी पीपल पार्टी ने। बांग्लादेश का क़याम 1971, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान जैसा कि आप सुनते रहते हैं, 1971 में पाकिस्तान अपना एक हिस्सा गंवा बैठा, अपना एक बाजू से महरूम हुआ था और ये बांग्लादेश बन गया था। इसके बाद हम आते हैं कॉलम पर, जनरल अयूब खां के ज़वाल का एक अहम सबब कौन सा था जी? तो आप इसमें से देखेंगे ऑप्शन 17 मार्च 1949 पहले गवर्नर हैसियत, बुनियादी जमहूरियतों का क़याम, और 24 अक्टूबर 1954 1919। तो ये जमहूरियतों का क़याम जनरल अयूब ने जो बुनियादी तौर पर जमहूरियतें कायम की थी वही उसका सबब बनी, वही उसको ले डूबी थी। आपको एक्सप्लेन किया था मैंने लेक्चर में कि जब जनरल अयूब ने ये बनाई थी उस वक्त तो सब ने अपने इक़्तिदार के लालच में जनरल अयूब को वोट दे दिया, लेकिन जब मामलात दूसरी तरफ जाने लगे तो वही यूनियन काउंसलर, वही डिप्टी कमिश्नर्स और वो सारी मशीनरी जो बनाई जनरल अयूब खान ने थी वो उसके ख़िलाफ़ हो गई और उसके ज़वाल का सबब बनी। करारदाद मकासद कब पेश की गई, इसके लिए आपको टिक करना होगा इसके लिए आप टिक करेंगे 1919 में। हुकूमत बरतानिया ने रूलर एक्ट मंजूर किया। इसमें बेटा एक करेक्शन कर लें, आपकी बुक पर एक डेट गलत प्रिंट की हुई है, मैं इसी चीज़ को देख रहा था। आपकी ये जो उन्होंने मार्च 1949 दिया है, बेसिकली ये 1949 नहीं है, ये 1940 है। इस डेट को करेक्ट कर लें। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को क़ायद आज़म ने हलफ उठाया। तो किस चीज़ का हलफ उठाया था? उन्होंने पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया था। तो ऑप्शन नंबर 2 को इसके साथ मैच कीजिए। गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने वफाकी असम्बली तोड़ दी। तो ये साहनिया जो है वो 24 अक्टूबर 1954 को रूल हुआ था, जब जनरल मोहम्मद खान ने वफाकी असम्बली तोड़ दी थी। ये सदर थे और क्योंकि उस वक्त सदारती इख्तियारात में ये शामिल था कि वो असम्बली तोड़ सकता है, तो उन्होंने 1954 में असम्बली तोड़ दी थी। मुख्तसर जवाब दें। तहरीक अलीगढ़ का बुनियादी मकसद तहरीर करें। ये एक एक लाइन के आंसर्स हैं जो मैंने आपको हाईलाइट करवाए थे लेक्चर के दौरान। मुस्लिम लीग के क़याम के मनाजिर मैंने आपको हाईलाइट करवाया था। तहरीक हिजरत जो अभी MCQs में भी मैंने इसको डिस्कस किया है, दारुल हरब बनाया गया मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान को दारुल अमान बनाया अफ़गानिस्तान को। तो उस वक्त जो है वो तहरीक हिजरत का आगाज़ हुआ था। रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फ़ैसला वो ये था कि बाउंड्री लाइन जो बनाई गई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसका उसने फ़ाइनल फ़ैसला किया था और ये आपकी इस टॉपिक के अंदर बयान है, किया गया है 2 लाइनों में। क़याम पाकिस्तान के बाद मुसलमानों को जो मुश्किलात पेश आई उनमें से सिर्फ 3 के नाम लिखने हैं।
तो उसमें आप फ़ौजी असासाजात लिख सकते हैं, आबादी कंट्रोल लिख सकते हैं, ज़रूरी मामलात लिख सकते हैं, तंजीमी मामलात लिख सकते हैं, आबादकारी लिख सकते हैं। 15 से 20 पॉइंट्स हैं आपकी बुक में, उनमें से किसी 3 के आप नाम मेंशन करके लिख सकते हैं। और करारदाद मकासद के हवाले से हाकमियत आला किसके पास है, तो इसका सिर्फ आप किस के लफ्ज़ को हटा दें, इसकी जगह अल्लाह लिख दें। करारदाद मकासद के हवाले से हाकमियत आला जो है वो अल्लाह ताला के पास है, ये इसका आंसर बन जाएगा। 1956 के आइन की 3 खसूसियात बयान करनी है आपने। आपकी बुक पर 10 बयान की गई हैं, उनमें से 3 पॉइंट को हाईलाइट करके टिक कर लें। बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम 1959 का तारुफ लिखना है। इसके लिए आप अपने बुक पर इसी टॉपिक के इंट्रोडक्शन में पहली 3 लाइनें लिखेंगे। बुनियादी जमहूरियतों का क़याम जो कि अयूब ने अंजाम दी थी, उसकी डिटेल जहाँ से शुरू होती है, यूनियन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट और तहसील और सब तहसील, उसको छोड़ देना है आपने। जस्ट पहले वाली जो 2 लाइनें जो आपके पास हैं, इनको आपने इसको पिक करना है। जायज़ा सवालात के तफसीली जवाब लिखने हैं। पेज नंबर 958 है। तहरीक अलीगढ़ और सियासी और समाजी और तालीमी पहलू से इस पर रोशनी डालनी है, तहरीक अलीगढ़ पर। और ये सर सैयद खां के टॉपिक में आपके इस चैप्टर का इब्तदाई हिस्सा है, जो वहाँ पर तहरीक अलीगढ़ के बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आपने तहरीक अलीगढ़ के तालीमी पहलुओं पर रोशनी डालनी है। उसके सियासी पहलू जो आपकी हेडिंग नंबर 2 है, उसको आप स्किप कर दें। क़ायद-ए-आज़म के 14 नुकात लिखने हैं, ये तफसील के साथ लिखने हैं, लिहाजा 14 के 14 हाईलाइट करें और उन्हें लिखें। क़ायद-ए-आज़म की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार को बयान करें। क़ायद-ए-आज़म का भी किरदार लिखा हुआ है आपकी बुक पर, अल्लामा इकबाल का भी 2-2 पैराग्राफ दोनों में हैं। दोनों में से सिर्फ क़ायद-ए-आज़म को उठाना है और उसके दोनों पैराग्राफ लिखने हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाले इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लेना है। जैसा कि अभी आपको मैंने काउंट करके बताई थी मुश्किलात इब्तदाई, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में उसने इसमें से 3 का नाम लिखने को बोला है, लेकिन लॉन्ग में उसने इनका जायज़ा लेने को बोला है, तो आप इसका तफसीली जायज़ा लेंगे। ठीक है, तफसीली जायज़े में आप इस तमाम मुश्किलात को छोटी छोटी हेडिंग देते जाएँ और 2 से 3 लाइन हर हेडिंग की लिखते जाएँ, जिससे इजीली ये जो है एक्सप्लेन भी हो जाएंगी और जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाएगा, जिसमें रेड क्लिफ वार्ड है, महाजरीन की आबादकारी, इंतज़ामी मुश्किलात, मुआशी मुश्किलात, कौम फौजी असासों की तकसीम, ज़रूरी मुश्किलात, सियासी मुश्किलात, ये 7-8 हेडिंग्स हैं। जस्ट इसकी हेडिंग दें और साथ ही उसके बारे में 1-2 लाइन लिख दें। अगर आप डिटेल से बुक से उठाएंगे वो तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आप जस्ट ये हेडिंग लाजमी दें और उस हेडिंग का इंट्रोडक्शन करवा दें, आपको जो है वो काफ़ी रहेगा। जनरल अयूब खान करारदाद मकासद के अहम नुकात को तफसील से बयान करना है, तो इसमें जो आपके इन्वर्टेड कॉमास में पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इसको आप टिक करेंगे और इसके जो अहम वाक़यात हैं उसके साथ ही लिखे हुए हैं, उनको आपने तफसील से करना है। जनरल अयूब खान के मार्शल के असबाब क्या थे, वजाहत करें। तो जनरल अयूब के जो मार्शल उसने लगाया, उसके असबाब लिखे हुए हैं आपके बुक के पेज नंबर 48 पर, और इनको आपने हाईलाइट करके इसका हिस्सा बनाना है। बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम के ख़त व खाल बयान करें। मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो सदर अयूब ने जमहूरियतों को कायम किया था, जिसमें गली मोहल्ले के लेवल से उठाकर डिवीज़न लेवल तक उसने सेटअप बनाया था, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो ये अपनी बुक से इसको आप 3 पैराग्राफ जो आपके हैं उनको आप इसमें ऐड करना है। मैं आपको इसमें निशान मज़ीद भी लगवा देता हूँ। आप अपनी बुक के पेज नंबर आ जाएँ 43 पर, और इसमें ये पहली हेडिंग जो ब्लैक कलर से है, यूनियन काउंसिल या टाउन कमेटी, ये ऐड कर लें। तहसील काउंसिल, थाना काउंसिल, ये ऐड कर लें। तीसरी ज़िला काउंसिल, ये ऐड कर लें, और चौथी डिवीज़नल काउंसिल, ये 4 हेडिंग इसमें ऐड कर लें, 5वीं को छोड़ दें। ये उसके मफादात हैं, अफादियत लिखी हुई है, इसको उसने हमसे डिमांड नहीं किया, हम ये 4 हेडिंग इसके अंदर ऐड करेंगे। 1962 के आइन की खसूसियात लिखनी है, तो ये आपके आइन के साथ लिखी हुई हैं बाकायदा, इनको यहीं से प्रिपेयर करें। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 1970 का जायज़ा लेना है, जो कि जनरल याह्या खान ने जो है वो पेश किया था। इसके लिए आपको अपनी बुक के एंड जो आपके इस चैप्टर का है उसमें आप तशरीफ़ ले आएँ जी, पेज नंबर 51 पर, और यहाँ पर 5 पॉइंट उसने दिए हैं बुक में, तो ये 5 पॉइंट इसके अंदर आप ऐड करके इसको लॉन्ग क्वेश्चन में प्रिपेयर करें। अब मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम के असबाब का जायज़ा लेने को बोला है।
इसके लिए आपको आना होगा पेज नंबर 53 पर। और ये जो आपका आखिरी टॉपिक है, इसकी 9 हेडिंग्स हैं, ये 9 की 9 हेडिंग के साथ लर्न करके लिख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हेडिंग्स ही हैं, साथ में तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 लाइन आपके साथ ऐड की हुई है बुक ने, तो आप जस्ट इन्हीं को रिपीट कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा और इजीली आप इसको तैयार कर सकेंगे। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और प्रिपेयर कीजिए इस यूनिट पूरे को एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।